नमस्ते। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोल रहे हैं जो जोश, क्रांति और बलिदान की कहानी कहता है। हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की। जी, एक ऐसा नाम जो बहुत जाना पहचाना है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो एक संक्षिप्त विवरण है, शायद किसी वीडियो की रूपरेखा से ली गई है। तो ये एक खास नजरिए से उनकी कहानी बताती हैं, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, मतलब हम इसी विवरण के आधार पर बात करेंगे। हाँ, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस विवरण के आधार पर हम सिर्फ घटनाओं को ना दोहराएं, बल्कि उनके पीछे की सोच, उनके मकसद और उन लम्हों को समझें जिन्होंने भगत सिंह को वो बनाया जो वो थे। बिल्कुल। मतलब नाम के पीछे के इंसान और उनके आदर्शों की एक गहरी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, है ना? सही। एक तरह से परतें खोलना। हाँ, और शुरू करने के लिए एक बात जो हमेशा चौंकाती है, वो है उनकी उम्र, सिर्फ 23 साल। कमाल है। इस उम्र में इतना बड़ा कदम, इतनी बड़ी सोच और उनके काम करने का तरीका भी, जिसमें जैसा ये विवरण बताता है, सीधा एक्शन कम और संदेश ज्यादा था। हाँ, ये एक अहम बात है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। परत दर परत खोलना। बिल्कुल, और हमारा ध्यान इसी बात पर रहेगा कि जो जानकारी हमें दी गई है, हम उसी के दायरे में रहें। देखते हैं कि ये संक्षिप्त विवरण भगत सिंह की कहानी के किन पहलुओं पर रोशनी डालता है हाँ, और हम उससे क्या गहरे मतलब निकाल सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है 28 सितंबर 1907 को, है ना? पंजाब के बंगा गांव में उनके जन्म से। जी। और जो बात तुरंत ध्यान खींचती है वो ये कि उनका परिवार पहले से ही आजादी की लड़ाई में शामिल था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब माहौल घर पर ही बना हुआ था। जाहिर है ये चीज कहीं ना कहीं तो असर डालती ही होगी। ये बहुत अहम नुक्ता है, बिल्कुल। सोचिए उस दौर में जब ब्रिटिश राज अपने चरम पर था, एक ऐसे घर में पलना बढ़ना जहां आजादी की बातें रोज होती हों, हाँ, जहां परिवार के सदस्य खुद स्वतंत्रता सेनानी हों। ये सिर्फ कहानियां सुनना नहीं होता, ये उस माहौल में जीना होता है। सही कहा। ये शुरुआती साल ही तय कर देते हैं कि दुनिया को देखने का नजरिया कैसा होगा। हम्म। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत शायद यहीं से मिली हो। हाँ, मतलब ये सिर्फ प्रेरणा नहीं थी। नहीं, ये चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है एक तरह से। बिल्कुल, ये किताबी बातें नहीं, जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। और फिर आता है वो मोड़ जिसने शायद सब कुछ बदल दिया, जलियांवाला बाग। हाँ, 1919। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इस नरसंहार का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। कहते हैं वो सिर्फ 12 साल के थे तब, जी, बहुत कम उम्र। और स्कूल छोड़कर सीधे बाग पहुंच गए थे। इस घटना ने उनके अंदर आजादी की जो चिंगारी थी उसे आग में बदल दिया। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हिंसक घटना नहीं थी, वो ब्रिटिश हुकूमत के असली चेहरे का पर्दाफाश थी, कह सकते हैं। हाँ, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना, हम्म। इसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया था। बिल्कुल। और एक किशोर के मन पर इसका क्या असर हुआ होगा, ये समझना जरूरी है कि ये क्यों भगत सिंह और उनके जैसे कई नौजवानों के लिए एक एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जैसा बन गया। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये शायद उस एहसास का जन्म था कि अब से बातों से काम नहीं चलेगा, कुछ कुछ करना पड़ेगा। सही। ये घटना उनके दृढ़ संकल्प की वजह बनी, जैसा कि विवरण में कहा गया है। और इसी कुछ करने की चाहत ने उन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA से जोड़ा। HSRA, हाँ। जानकारी के मुताबिक उनका मानना साफ था, आजादी चाहिए तो एक्शन लेना होगा और जरूरत पड़े तो बलिदान भी देना होगा। जी। ये सिर्फ विचार नहीं थे, ये एक ठोस कदम था एक संगठन से जुड़ने का। और HSRA का नाम ही बहुत कुछ कहता है, सोशलिस्ट और रिपब्लिकन, है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब उनका लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि वो आजादी के बाद भारत कैसा हो इसकी भी एक तस्वीर रखते थे। समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित। हाँ, समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित एक गणराज्य। हाँ। उनका इस संगठन से जुड़ना दिखाता है कि वो व्यक्तिगत गुस्से या आक्रोश से आगे बढ़कर एक सामूहिक संगठित लड़ाई का हिस्सा बन रहे थे। और ये जो एक्शन और बलिदान की बात है, ये उनकी रणनीति और उनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये दिखाता है कि वो किस हद तक जाने को तैयार थे। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये एक गहरी प्रतिबद्धता थी। और इसी प्रतिबद्धता का एक बड़ा उदाहरण है 1929 की असेंबली वाली घटना। ये किस्सा तो खैर बहुत मशहूर है। हाँ हाँ, सब जानते हैं। बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकना। लेकिन यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है और जिसे हमारा स्रोत भी उजागर करता है, वो ये कि बम सिर्फ धुएं वाले थे। हाँ, ये बात अहम है। इरादा किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाना कतई नहीं था।
तो फिर सवाल उठता है कि किया क्यों? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये एक सोची समझी रणनीति थी, एक प्रतीकात्मक कार्यवाही। प्रतीकात्मक। हाँ, असेंबली को ही क्यों चुना? क्योंकि वो ब्रिटिश सत्ता का केंद्र थी जहां कानून बनते थे। सही। धुएं वाले बम क्यों? क्योंकि मकसद डराना या मारना नहीं, बल्कि ध्यान खींचना था। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, उन्होंने कहा था। बिल्कुल, ये हिंसा से ज्यादा संचार का एक तरीका था। वो उन दमनकारी कानूनों का विरोध कर रहे थे जिनके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो ये एक तरह का एक स्टेटमेंट था। हाँ, एक जोरदार स्टेटमेंट। और ये सवाल खड़ा करता है कि विरोध के कौन से तरीके जायज हैं और प्रतीकात्मक विरोध कितना असरदार हो सकता है। मतलब ये एक तरह का परफॉर्मेंस था जिसका मंच था देश की सबसे बड़ी पंचायत। सही कहा। और दर्शक थे अंग्रेज शासक और भारतीय जनता। वो चाहते थे कि उनकी आवाज सुनी जाए, उनके मुद्दे पर बहस हो। बिल्कुल, और उन्होंने जानबूझकर भागने की कोशिश नहीं की। हाँ, ये भी है। वो चाहते थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए ताकि उन्हें अपनी बात रखने का एक और मंच मिले, अदालत। अच्छा। ये दिखाता है कि ये घटना कितनी परिकल्पित थी। ये सिर्फ जोश में उठाया गया कदम नहीं था, इसके पीछे एक साफ रणनीति थी। वो जानते थे कि इस घटना की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। और ऐसा ही हुआ। गिरफ्तारी के बाद, जैसा कि विवरण बताता है, वो रातों रात एक राष्ट्रीय नायक बन गए। और फिर शुरू हुआ मुकदमा। यहां भी उन्होंने हथियार नहीं डाले, बल्कि उन्होंने अदालत को ही अपने विचारों को फैलाने का मंच बना दिया। ये कमाल की बात है। ये सचमुच एक असाधारण रणनीति है। मतलब जिस व्यवस्था ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया, हाँ, उसी के मंच का इस्तेमाल अपने क्रांतिकारी विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए करना। सोचिए जरा। हाँ, सोचिए, अखबारों में रोज मुकदमे की कार्रवाई छपती थी, उनके बयान छापे जाते थे। जो बातें शायद पहले कुछ क्रांतिकारी गुटों तक सीमित थीं, वो अब घर घर पहुंच रही थीं। सही बात है। ये दिखाता है कि प्रतिरोध सिर्फ हथियार उठाना नहीं होता, विचारों की लड़ाई, जनमत को अपने पक्ष में करना, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस मुकदमे ने भगत सिंह को सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक विचारक के रूप में भी स्थापित कर दिया। और इसी मुकदमे के दौरान उनकी छवि एक ऐसे निडर युवा की बनी जो हंसते हंसते फांसी को गले लगाने को तैयार था। बिल्कुल। विवरण भी उन्हें साहस और बलिदान का प्रतीक कहता है। उनकी लोकप्रियता तो आसमान छूने लगी थी। हाँ, और ये नायक बनने की प्रक्रिया सिर्फ उनके कार्यों से नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व, उनके विचारों और अदालत में उनके अडिग रवैये से भी जुड़ी थी। हाँ, उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया, अपने उसूलों पर कायम रहे। ये सब बातें मिलकर उन्हें लीजेंड बना रही थीं। और फिर वो दिन आया 23 मार्च 1931। जी। महज 23 साल की उम्र में भगत सिंह को उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। तीनों को एक साथ। हाँ, विवरण उन्हें शहीद भगत सिंह कहता है, और ये शब्द शहीद उनके नाम के साथ ऐसा जुड़ा कि आज भी हम उन्हें इसी तरह याद करते हैं। ये शहीद शब्द बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ मृत्यु का सूचक नहीं है, नहीं। ये किसी बड़े उद्देश्य के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। भगत सिंह की शहादत ने उन्हें अमर बना दिया। हाँ, उनकी कहानी, उनका बलिदान, उनकी सोच, ये सब मिलकर एक ऐसी विरासत बन गई जो आज भी इतने सालों बाद भी लोगों को प्रेरणा देती है। बिल्कुल। वो सिर्फ इतिहास का एक किरदार नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। शायद इसीलिए विवरण में भी ये कहा गया है कि द लेजेंड लिव्स ऑन, ये कहानी जिंदा है। सही कहा। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो हमारे सामने जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे नौजवान की है जिसका जन्म ही कह लीजिए क्रांतिकारी माहौल में हुआ। हाँ, जलियांवाला बाग जैसी घटनाओं ने उसे झकझोरा और अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प दिलाया। जी। उसने HSRA जैसे संगठन के जरिए काम किया, जहां सिर्फ आजादी नहीं बल्कि एक समाजवादी गणराज्य का सपना भी था। बिल्कुल। असेंबली में धुएं वाले बम फेंकने जैसी प्रतीकात्मक लेकिन सोची समझी कार्रवाई की, जिसका मकसद संदेश देना था, चोट पहुंचाना नहीं। सही। फिर अपनी गिरफ्तारी और मुकदमे को ही अपने विचारों का प्रचार माध्यम बना दिया, जिससे वो पूरे देश के हीरो बन गए। हाँ। और आखिर में सिर्फ 23 साल की उम्र में हंसते हंसते मौत को गले लगाकर शहादत और साहस के प्रतीक बन गए। बिल्कुल सही सारांश है। और इस पूरी कहानी में, जैसा कि हमें मिली जानकारी से पता चलता है, एक बात जो बार बार उभर कर आती है वो है इरादा और प्रतीकवाद। हाँ, ये जरूर है। खासकर असेंबली बम कांड के संदर्भ में स्रोत इस बात पर जोर देता है कि उनका इरादा नुकसान पहुंचाना नहीं था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है
कि हम क्रांतिकारी कार्रवाइयों को कैसे देखते हैं। क्या हर कार्रवाई को सिर्फ उसके नतीजे से आंका जाना चाहिए? या उसके पीछे की मंशा भी देखनी चाहिए? हाँ, या उसके पीछे के इरादे, उसके संदेश और उसके प्रतीकात्मक महत्व को भी उतनी ही तवज्जो मिलनी चाहिए। भगत सिंह की कहानी का ये पहलू, जैसा इस विवरण में है, हमें क्रांति की रणनीतियों पर एक अलग नजरिए से सोचने को कहता है। क्या सिर्फ आवाज उठाना, भले ही वो धमाके के साथ हो, काफी है? या असल बदलाव के लिए कुछ और जरूरी है? ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक है। हाँ, और ये भी कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बलिदान देने की प्रेरणा कहाँ से आती है? क्या ये सिर्फ परिस्थितियों का फल है या व्यक्ति के अपने विश्वास और आदर्शों की ताकत? गहरा सवाल है। भगत सिंह की कहानी भले ही इस संक्षिप्त विवरण पर आधारित हो, हमें इन सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, ये वर्तमान के लिए भी कई सबक समेटे हुए है। वाकई भगत सिंह का जीवन और उनकी विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है। ये आज भी हमें प्रेरणा देते हैं, सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। सही कहा। उम्मीद है कि इस चर्चा से उस संक्षिप्त विवरण के आधार पर ही सही, भगत सिंह की कहानी के कुछ अहम पहलुओं पर रोशनी पड़ी होगी और श्रोताओं को सोचने के लिए कुछ नए बिंदु मिले होंगे।